देखिए, अभी के बारे में तो मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि ये जो सरकार है ये जुमलेबाजों की सरकार है जी। और जब से ये सरकार सत्ता में आई है ये लगातार बेरोजगार बढ़ाई जा रही है, नौजवानों को ठगने का काम कर रही है, लगातार झूठे वादे कर रही है नौजवानों से, उनको उनके पेपर देने के लिए फॉर्म भरवाती है, वो पेपर देते हैं और पेपर उसके बाद जब रिजल्ट आने का टाइम होता है तो वो उसको कैंसिल कर देते हैं ये कहकर कि पेपर लीक हो गया। तो जान चुकी है कि बीजेपी हमेशा झूठे वादे करती है, खोखले वादे करती है और पिछले 7-8 साल में बीजेपी ने आज तक जनता के लेकर कोई भी नई योजनाएं नहीं दी हैं। तो बीजेपी जनता की इस झूठ, मकार, फरेब को पहचान चुकी है और निश्चित तौर पे अगर आज चुनाव होता है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे बहुमत के साथ। चुनाव के समय जिस व्यक्ति को टिकट मिलता है वो तो सिर्फ चेहरा होता है जी। लड़ाने वाले तो कार्यकर्ता ही होता है जी। और कार्यकर्ताओं की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है जी। कार्यकर्ता है हर संगठन की रीढ़ की हड्डी होता है। अखिलेश यादव जी ने 2012 से लेकर 17 तक जो काम करा है वो कभी भी कोई सरकार नहीं कर पाई। जी। विजन स्ट्रेट फॉरवर्ड है उनका, बहुत विजन वाले नेता है और निश्चित तौर पे मैं यही कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश अगर उत्तम प्रदेश बनेगा, विकसित प्रदेश बनेगा, आगे बढ़ेगा और प्रदेशों से भी आगे जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी के विजन के तहत ही जाएगा। 2007 में जब बाबूजी इस क्षेत्र से विधायक चुने गए तो लगातार हम उनके साथ रहकर इस क्षेत्र की जो प्रमुख समस्याएं थी उन पे काम करते रहे। इसके पश्चात 2014 में बाबूजी पुनः यहाँ से फिर विधायक बने, समाजवादी पार्टी की सरकार बनी और उस समय लगभग क्षेत्र की जो भी प्रमुख समस्याएं थीं, रोड से लेकर बिजली, पानी, निगासन नगर पंचायत और तमाम स्कूल, मॉडल स्कूल खुलवाना, आईटी कॉलेज खुलवाना, बाबूजी के साथ प्रयास कर कर हम लोग लगातार पिछले 20-25 साल से पार्टी के लिए सेवा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं पार्टी के साथ। इसमें सबसे बड़ी समस्या 138 निगासन विधानसभा की बाढ़ की समस्या है जी। और जब 2012 से लेकर 17 की सरकार बनी थी, आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने थे उत्तर प्रदेश के, तो निगासन विधानसभा में विशेष तौर बाढ़ को लेकर बड़ी परियोजनाएं हम लोगों ने यहाँ पे लागू करवाई थी। हमारे क्षेत्र के लिए अगर आप बात करें तो युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पे नौकरी की है जी। रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है। तो आने वाले समय में हम लोग कोशिश करेंगे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज टाइप की छोटी शुरू करवा कर बच्चों को छोटा छोटा रोजगार गांव के माध्यम से शुरू करवा कर और उनको रोजगार दिलवाने पे काम करें, जिसमें सरकारी बहुत सारी योजनाएं सरकार भी देती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लगाने के लिए। अभी कुछ दिनों पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से छात्रों का एक गाना वायरल हुआ था, देश हमारा कहाँ जा रहा, कहो नरेंद्र मज़ा आ रहा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे और इसमें कितनी सच्चाई है? युवा है जी। अभी आपने बोला कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए जी। ये एक तरीका है युवाओं का राजनीति में आने का, जी। अपने आप को बताने का, अपना एक्सप्रेशन जताने का। ये तो युवाओं का देश है और युवा इस गाने के माध्यम से, मैंने भी सुना है ये गाना, बहुत अच्छा गाना है, इस गाने के माध्यम से युवा देश की जनता को बता रहे हैं कि ये सरकार कितनी निकम्मी है। जी। युवा अपना गुस्सा जता रहे हैं कि सरकार झूठे वादे कर कर जो युवाओं को नौकरियों में झांसा देकर, झूठे झूठे वादे कर कर जिस तरीके से ठगने का काम कर रही है, ये गाना बिल्कुल सटीक बैठता है ऐसे धोखेबाजों के ऊपर जो झूठे वादे कर कर खाली वोट लेने का तो काम करते हैं। हम जानेंगे कि इनका चुनावी एजेंडा क्या है और इनके पास ठोस योजना क्या है जब ये चुनकर के आएंगे विधानसभा 138 का विधायक बनके। पर अपना परिचय दे दें। पहले बहुत बहुत धन्यवाद। सच की आवाज़ आप लोग का चैनल है जी, और गौरव जी का भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आज आपने हम लोगों का इंटरव्यू लेने की बात रखी है। तो आप बताएं कि निघासन विधानसभा 138 जो क्षेत्र आता है, इसकी सबसे बड़ी समस्या अभी आपको क्या दिख रही है? देखिए, निगासन विधानसभा 138 की सबसे बड़ी समस्या बाढ़ की है। जी।
और ये आज ही की नहीं है, बहुत पुरानी समस्या है, जिस पे 2012 से लेकर 17 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो बड़े पैमाने पे इसमें काम करा गया। इसमें सबसे बड़ी समस्या 138 निगासन विधानसभा की बाढ़ की समस्या है जी। और जब 2012 से लेकर 17 की सरकार बनी थी, आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने थे उत्तर प्रदेश के, तो निगासन विधानसभा में विशेष तौर बाढ़ को लेकर बड़ी परियोजनाएं हम लोगों ने यहाँ पे लागू करवाई थी, जिसमें आप जब इधर बंधे की तरफ जाते हैं, सिरसी गांव की तरफ, तो वहाँ पे बंगाली आपने देखा होगा, बंगाली लोग जो हैं वो बंधे के ऊपर बसे हुए थे, उनकी पूरी ज़मीनें कट गई थी जी। उनको ज़मीन दिलवाकर बंधे की तरफ और उनको ज़मीन पे पट्टे अलॉट कराकर उनको बसाने का काम करा गया। इसी क्रम में तिकुनिया मंडी समिति के अंदर उधर की तरफ जितने गांव कटे हुए थे, तो तिकुनिया मंडी समिति के अंदर लोग बसे हुए थे, उन लोगों को ज़मीन दिलवाकर लोहिया नगर बसाकर तिकुनिया के अंदर और उन लोग को बसाने का काम करा गया। इसी क्रम में सुजानपुर, लालापुर, तमाम ऐसे गांव हैं जो लगभग लालापुर गांव तो ऐसा था जो बिल्कुल कटान की तरफ था और पूरा गांव नष्ट होने जा रहा था, वहाँ पे ठोकरे बनवा के उसको बचाने का काम करा गया। और इसी क्रम में तमाम ऐसे तिकुनिया की तरफ भी गांव हैं जहां बाढ़ लोगों के खेत को नुकसान कर रही है या उनके मकानों तक को नुकसान कर दिया है, तो वहां पे भी ठोकरे उस टाइम पे बनवाने का काम करा गया था जी। ये प्रमुख निगासन की समस्या रही है। और दूसरी अगर प्रमुख समस्या आप निगासन की बोले तो गन्ने की प्रमुख समस्या है हमारे क्षेत्र में, और इसी कारणवश लोग कहीं ना कहीं केले की खेती की तरफ भी जो है चले गए थे, लेकिन केले की खेती में पिछले 1-1.5 साल से बहुत नुकसान लोगों को हो रहा है। गन्ना एक प्रमुख समस्या हम लोग के क्षेत्र की इसलिए भी है कि एक तो जो बिलनाया शुगर फैक्ट्री लगी हुई है उसका क्षेत्रफल बहुत छोटा है जी। उसकी क्षमता बढ़नी चाहिए, और क्षेत्र के और जो गांव हैं जो कुंभी से जुड़े हुए हैं या कहिए कि अपने कंबार खेड़ा से जुड़े हुए हैं, पलिया से जुड़े हुए हैं, और इन जैसी मिलों पे जहाँ पे पेमेंट की बहुत बड़ी समस्या है। अब आप इधर बम्बनपुर की तरफ चले जाइए, इधर के कई गांव जो हैं पलिया मिल से जुड़े हुए हैं और पेमेंट की आप हालात देख रहे हैं, पिछले 1-1, 1.5 साल में वहाँ पेमेंट ही नहीं मिल रहा है। तो हम तो यही चाहते हैं कि आने वाले समय में बिलनाया चीनी मिल की क्षमता बढ़ाई जाए और इसका क्षेत्रफल बढ़ाया जाए, जिससे कि किसानों को समय पे भुगतान हो सके। और कहीं ना कहीं अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो ये काम भी हम लोग करवाने का काम करेंगे, प्रयास करेंगे, और गन्ने का भी वाजिब मूल्य दिलवाने का भी काम करेंगे। जी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में आप सक्रिय रहते हैं, तो समाजवादी पार्टी से जुड़ने की कहानी क्या रही? समाजवादी पार्टी से जुड़ने की कहानी हमारी बहुत पुरानी है जी। हमारी स्वर्गीय नानी उषा वर्मा जी समाजवादी पार्टी से सांसद थी जी। जिला लखीमपुर खीरी से, और वो 3 बार जनपद लखीमपुर खीरी से सांसद रहीं। उसके बाद हमारे बाबूजी को 2002 में समाजवादी पार्टी की तरफ से निगासन विधानसभा का टिकट आदरणीय नेताजी, स्वर्गीय नेताजी ने बाबूजी को टिकट दिया, जिसमें लगभग 1800 वोट से वो पहला चुनाव अपना हार गए थे। समय बहुत कम था उस समय, मात्र 10 दिन का ही समय दिया गया था बाबूजी को चुनाव लड़ने का। इसके बाद लगातार 2002 से 7 तक वो क्षेत्र के अंदर क्षेत्र के मुद्दे उठाते रहे, क्षेत्र के लिए मेहनत करते रहे, प्रयास करते रहे, और 2007 का जब वो इलेक्शन समाजवादी पार्टी से लगे, उसी समय हम भी अपनी पढ़ाई पूरी कर बाबूजी के साथ क्षेत्र में सक्रिय हुए। और 2007 में जब बाबूजी इस क्षेत्र से विधायक चुने गए तो लगातार हम उनके साथ रहकर इस क्षेत्र की जो प्रमुख समस्याएं थीं उन पे काम करते रहे। इसके पश्चात 2014 में बाबूजी पुनः यहाँ से फिर विधायक बने, समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, और उस समय लगभग क्षेत्र की जो भी प्रमुख समस्याएं थीं, रोड से लेकर बिजली, पानी, निगासन नगर पंचायत
और तमाम स्कूल, मॉडल स्कूल खुलवाना, आईटी कॉलेज खुलवाना, बाबूजी के साथ प्रयास कर कर हम लोग लगातार पिछले 20-25 साल से पार्टी के लिए सेवा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं पार्टी के साथ। युवाओं के लिए आपके पास क्या योजना है यदि आप चुनाव लड़ रहे हैं और पार्टी आपको टिकट देती है? देखिए, पार्टी अगर हमारे ऊपर विश्वास जताती है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि लगातार हम लोग युवाओं के लिए काम करते भी रहे हैं जी। और कई टूर्नामेंट होते हैं अपने क्षेत्र में, क्रिकेट के टूर्नामेंट होते हैं, वॉलीबॉल के टूर्नामेंट होते हैं और जैसी सहूलियत होती है बच्चे अपने गांव के खेत को ठीक कर कर उसको फील्ड बनाकर काम करते हैं, उस पर टूर्नामेंट कराते हैं। लेकिन निश्चित तौर पे युवाओं की प्रतिभा बहुत आगे निखारने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ भी बहुत टैलेंटेड युवाएं हैं जो अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, अच्छी बॉलिंग करते हैं या अच्छा वॉलीबॉल खेलते हैं, उनकी भी प्रतिभा को निखारने की बहुत ज़रूरत है। तो निश्चित तौर पे अगर कभी भविष्य में मौका मिला और समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो निगासन में एक बड़ा जो है स्टेडियम बनवाने का, हम लोग मल्टी स्टेडियम बनवाने का काम करेंगे जिसमें बैडमिंटन से लेकर और सारी सुविधाएं उस स्टेडियम के अंदर लैस होंगी। इसके अलावा हमारे क्षेत्र के लिए अगर आप बात करें तो युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पे नौकरी की है जी। रोज़गार की बहुत बड़ी समस्या है। तो आने वाले समय में हम लोग कोशिश करेंगे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ टाइप की छोटी शुरू करवा कर बच्चों को छोटा छोटा रोज़गार गांव के माध्यम से शुरू करवा कर और उनको रोज़गार दिलवाने पे काम करें, जिसमें सरकारी बहुत सारी योजनाएं सरकार भी देती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिए या छोटे छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए बहुत सरकार सहयोग करती है। तो आने वाले टाइम पे अगर कभी हमें मौका मिला, क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद मिला और पार्टी का सहयोग मिला तो निश्चित तौर पे काम करने का काम करेंगे हम। निघासन विधानसभा क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी की बात आपने की और रोजगार की भी आपने बात की, लेकिन अभी इसकी स्थिति क्या है रोजगार को लेकर? अभी के बारे में आप कैसे देखते हैं? देखो, इस तरीके की घटनाएं कोई एक घटना नहीं है, ऐसी पिछले 5-6 साल में तमाम घटनाएं बच्चों के साथ आ चुकी हैं। आपकी नज़र में भी होगा ही कि आपने कितने पेपर लीक होने की घटनाएं देखी। तो मैं इसके लिए पूर्ण तरीके से सरकार को दोषी मानता हूं। अगर सरकार की सत्ता के अंदर, शासन के अंदर पेपर लीक हो रहे हैं तो इसकी पूर्ण तरीके से जिम्मेदारी सरकार की है और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। देखिए, अभी के बारे में तो मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि ये जो सरकार है ये जुमलेबाजों की सरकार है जी। और जब से ये सरकार सत्ता में आई है ये लगातार बेरोज़गारी बढ़ाई जा रही है, नौजवानों को ठगने का काम कर रही है, लगातार झूठे वादे कर रही है नौजवानों से, उनको उनके पेपर देने के लिए फॉर्म भरवाती है, वो पेपर देते हैं और पेपर उसके बाद जब रिजल्ट आने का टाइम होता है तो वो उसको कैंसिल कर देते हैं ये कहकर कि पेपर लीक हो गया। समाजवादी पार्टी की नीतियों को आप जनता तक कैसे पहुंचा रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी की नीतियां आदरणीय अखिलेश यादव जी के जो काम है और 2012 से 17 के बीच में जो काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस क्षेत्र के प्रदेश को दिए हैं, ये दिखाता है कि पढ़े लिखे जब एक सीएम जनता चुनती है, पढ़े लिखे सीएम चुनती है और एक विज़न वाला सीएम जब जनता चुनती है तो वो विज़न वाले ही काम करता है। जिस तरीके से 108, 102 एम्बुलेंस जैसी सुविधाएं जो विदेशों में होती थी वो सुविधाएं गांव-गांव तक आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पहुंचाने का काम करा है। डायल 100 गाड़ियों का काफिला निगासन में आपने देखा, अब तो नहीं दिखाई देती हैं, ना 108 दिखाई देती है, ना 102 दिखाई देती हैं, ना डायल 100 दिखाई देती है जो 112 हो गई है जी। लेकिन पहले जब सरकार थी तो मैं अनुमान देखता था कि लगातार गांवों के अंदर पेट्रोलिंग हो रही है, रात बेरात 112 पेट्रोल करती थी। गांवों में जो रात्रि में होने वाली चोरियां थी कई हद तक लगभग 70-80% तक वो चोरियां रुक गई थी, लोग चैन की नींद सो रहे थे और ऐसी तमाम योजनाएं आदरणीय अखिलेश यादव जी की थी। खासतौर नवजात ये शिशु होते हैं इनके लिए एक उन्होंने योजना शुरू कर दी, हौसला पोषण योजना, जिसके तहत जो गांव के जो हमारी महिलाएं हैं उनके जो बच्चे हैं उनको एक वक्त का पोषित खाना देने का भी काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने शुरू कराया था। हमारे निगासन क्षेत्र में नौरंगाबाद में आईटी कॉलेज की स्थापना आदरणीय अखिलेश यादव जी की देन है, बाबूजी के प्रयासों की देन है।
हमारे लधोरी में मॉडल स्कूल इंग्लिश मीडियम खोलने की जो प्रयास हुआ था, इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाने का प्रयास हुआ था, आदरणीय अखिलेश यादव जी का शिक्षा के प्रति जो योगदान था, बाबूजी का प्रयास था, तो ऐसी तमाम योजनाएं हैं जो समाजवादी पार्टी की 2012 से 17 के बीच में रही हैं। लैपटॉप देना, खासतौर युवाओं को लैपटॉप बांटना, बच्चों को लैपटॉप देना, जिससे आज कहीं ना कहीं अगर रोज़गार के ऊपर संकट है तो उस लैपटॉप के माध्यम से वो कुछ ना कुछ रोज़गार अपने लिए पा सकते हैं, वो दुनिया से जुड़ सकते हैं, आज की तारीख में गूगल से जुड़ सकते हैं। तो ये एक विज़न था उनका, जिससे वो रोज़गार बच्चों को, युवाओं को, बुज़ुर्गों को पेंशन देना, महिलाओं को पेंशन देना, इस तरीके की तमाम योजनाएं हैं जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 2012 से 17 के बीच में शुरू करी थी। और उन्हीं योजनाओं के साथ हम लोग आज भी गाँवों के अंदर हैं, लोगों को इस बात के लिए बता रहे हैं कि एक पढ़े लिखे सीएम, एक विज़न वाले सीएम होने का क्या फ़ायदा होता है। और निश्चित तौर पे जब अखिलेश जी की सरकार थी तो उन्होंने युवाओं को भी रोज़गार देने का काम करा। लेखपाल भर्तियां निकली थी, आपके सेक्रेटरियों की भर्तियां निकली थी, पुलिस की भर्तियां निकाली थी, तो तमाम रोज़गार देने का भी उन्होंने अपने समय में काम करा था। और निश्चित तौर पे आगे जो भी उनका विज़न है, जो मैनिफेस्टो पार्टी का है, उस मैनिफेस्टो के साथ भी हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, लगातार लोगों के संपर्क में हैं और सर्व समाज के संपर्क में हम लोग काम कर रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र 138 निघासन में 2022 चुनाव में एक चीज़ बहुत जगहों पे, कई जगहों पे ये देखा गया कि लोगों का कहना था कि यदि समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो मुस्लिम जो आबादी है वो लोगों पे अत्याचार करेंगे और इसलिए हम उन्हें वोट नहीं देंगे। आप इस सोच को किस तरह से बदलेंगे? देखिए, ये सही बताऊं तो ये आम जनता की सोच नहीं है जी। ये वो भ्रमक सोच है जो सत्ता दल, जो इस समय सत्ता पार्टी में बैठे हुए हैं, वो लोगों के बीच में लेके जाते हैं। वो लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं मुस्लिम के नाम से। जी। आप मुझे बताइए, 2012 से लेकर 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी। ये जो एक भ्रमक सोच मुस्लिमों के प्रति ये सरकार, ये सत्ता के लोग जो डालते हैं, 2012 से लेकर 17 तक किसके ऊपर अत्याचार हुए? जी। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सर्व धर्मों का सम्मान करती है और सर्व धर्मों को साथ लेकर चलने का काम करती है। ये जो सोच आप कह रहे हैं, ये क्षेत्र की सोच बिल्कुल भी नहीं है। आज भी आप क्षेत्र में जाइए, कोई इस सोच से वाकिफ नहीं है, कोई इस सोच से ताल्लुक नहीं रखता है। लेकिन हाँ, जब चुनाव जरूर आते हैं, जब चुनाव आते हैं, तब इस जैसी सोच को लोगों के ऊपर हावी कर दिया जाता है, ये कहकर कि मुस्लिम अत्याचार करेगा। लेकिन उस समय तक लोग ये नहीं समझ पाते हैं, या ये लोग ये नहीं समझ पाते कि भाई 2012 से लेकर 17 तक भी सरकार थी और कितना अत्याचार हुआ है, ये तो लोग खुद जानते हैं कि हम लोगों ने लगातार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करा है और ये हर आदमी जानता है कि हम लोग सर्व समाज का सम्मान करते हैं। जो व्यक्ति चाहे जिस भी समाज का हो, दुखी हो, काम लेकर हम लोग के पास आया है, तो चलकर हम लोगों ने उसकी सेवा करने का काम करा है, उसके काम कराने का काम करा है। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि ये सत्ता की सोच है, ये समाजवादी की सोच नहीं है, ये आम जनता की सोच नहीं है, ये सत्ता की सोच है। और सत्ता की यही सोच है, बांटो और राज करो। जो अंग्रेजों की सोच थी, वही सत्ता की सोच है कि बांटो और राज करो। एक जनता से जुड़ा एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा जी ने आवाज़ उठाया था और मांग किया था कि जिस प्रकार से नेताओं को चुनने का जनता के पास हक है, वैसे ही उन्हें हटाने का भी हक होना चाहिए। आप इससे कहाँ तक सहमत हैं? देखिए, लगभग ये लोकतंत्र है जी। राघव जी का जो स्टेटमेंट आप बता रहे हैं, वो स्टेटमेंट मैंने भी देखा था पार्लियामेंट के अंदर। और मैं पहले तो उन्हें धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि उन्होंने कई ऐसे मुद्दे जनता से जनहित के उठाए जो आज लोगों को फ़ायदा मिल रहा है उन चीज़ों का, चाहे एयरपोर्ट पे महंगी पानी की बोतलें से लेकर हों, या उसके अलावा स्विगी या जोमेटो वालों का ऑन टाइम डिलीवरी करने का, जिस वजह से एक्सीडेंट बहुत होते थे। तो ये सारे मुद्दे उन्होंने जनहित के उठाए। मैं उनको बधाई भी देना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत शानदार मुद्दे जनहित के उठाए हैं और उठाने भी चाहिए राज्यसभा में रहते हुए। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं चुनाव का, जो ये वाला मुद्दा उन्होंने उठाया था कि प्रत्याशियों को उनके बीच चुनाव में या चुनाव के बाद जब वो चुन के जाते हैं, उसके बाद 2-2.5 साल में जनता को पुनः
इसका हक होना चाहिए कि वो अपने प्रत्याशी को हटाना चाहती तो हटा सकती है या बना के रखना चाहती है तो बना सकती है। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, देखिए ये लोकतंत्र की प्रक्रिया है। लोकतंत्र की प्रक्रिया में 5 साल का मौका मिलता है एक जनता के प्रतिनिधि को, जब जनता द्वारा चुना जाता है, और उस 5 साल के अंदर अगर वो अच्छा काम नहीं करता है तो जनता 6ठे साल उसको हटा देती है जी। तो ये 5 साल की एक लोकतंत्र की प्रक्रिया चलती आ रही है। मैं स्वागत करता हूँ ऐसी सोच का, अगर उन्होंने ऐसी सोच रखी है और भविष्य में कभी ऐसा कहीं हो सकता हो, वो तो बिल्कुल लागू सरकार को करना चाहिए। लेकिन हाँ, एक 5 साल की प्रक्रिया जो चली आ रही है एक निष्पक्ष प्रक्रिया है, और 5 साल के अंदर कोई काम नहीं करता है तो उसको हटाने का पूरा वैकल्पिक अधिकार सरकार आपकी जनता के पास है। चुनाव इसलिए होते हैं, संविधान इसलिए लिखा गया है, और लोकतंत्र इसलिए होता है कि 5 साल में अगर कोई व्यक्ति काम ना करे तो उसको निश्चित तौर पे उसको हटा के कोई दूसरे व्यक्ति को चुने जो काम करने लायक हो। जी। क्षेत्र में अब समाजवादी पार्टी संगठन जो है पिछले 9 सालों से सत्ता से बाहर है, तो अब उसमें क्या अंतर आया है और क्या मजबूती मिली है? देखिए, संगठन चुनाव से बाहर है, चुनाव जरूर हारे हैं, जी संगठन कमजोर नहीं हुआ है। जी लगातार संगठन मजबूत हो रहा है, और लगातार संगठन मजबूत इसलिए भी हो रहा है कि पिछले अभी 2024 में लोकसभा का चुनाव था, और आपने देखा कि जितने भी हमारे संगठन के पदाधिकारी थे, हमारे संगठन के कार्यकर्ता हैं, सब लोगों ने दिन रात मेहनत कर और यहाँ से लोकसभा का चुनाव लगभग बहुत नज़दीक हम लोग निगासन विधानसभा के अंदर लेके आए। हम हाल ही में 15-16 हज़ार से हारे जरूर हैं, लेकिन जो पिछली 2019 का रिकॉर्ड है या उससे पहले 2022 के इलेक्शन का रिकॉर्ड है, उसके मुकाबले अगर देखा जाए तो 30-40 हज़ार वोटों का जो ये मार्जिन हम लोगों ने कवर करा है, इसका मतलब संगठन सक्रिय है, संगठन बहुत मजबूती के साथ लगा हुआ है, संगठन गांव-गांव अपना काम कर रहा है, और जो भी हमारे सम्मानित कार्यकर्ता हैं वो लगातार दिन रात खून पसीना बहा रहे हैं संगठन को बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। और यही नतीजा है कि जो 2024 का इलेक्शन था लोकसभा का, तो समाजवादी पार्टी को बहुत अच्छा लमसम 1 लाख के आसपास वोट निगासन विधानसभा से बढ़कर मिला है पिछले और चुनाव के मुकाबले। तो यही आपको जताता है कि संगठन हर साल निगासन विधानसभा का मजबूत हो रहा है, और निश्चित तौर पे 2027 के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी ही यहाँ से चुनाव जीत के जाएगा। जी। चुनाव के समय पार्टी की कार्यकर्ताओं की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है? चुनाव के समय जिस व्यक्ति को टिकट मिलता है वो तो सिर्फ चेहरा होता है जी, लड़ाने वाले तो कार्यकर्ता ही होता है जी और कार्यकर्ताओं की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जी कार्यकर्ता है हर संगठन की रीढ़ की हड्डी होता है, और जिस मजबूती के साथ कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है वही आपकी दिशा तय करता है कि आप चुनाव में अच्छा करेंगे या नहीं करेंगे। ये सब कार्यकर्ता के ऊपर है, और कार्यकर्ता बहुत मजबूत है। निगासन विधानसभा का और लगभग 8 विधानसभा का जनपद के अंदर कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का बहुत मजबूत है, और वो जानता है कि उसका लक्ष्य क्या है जी और वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर वो मेहनत करने के लिए तैयार है, और कर भी रहा है। क्षेत्र में रहकर, गाँवों में रहकर, ज़मीन पे रहकर हर वो मेहनत कर रहा है, जो कि उसको मालूम है कि 2027 जो लक्ष्य है आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का, वो लक्ष्य के लिए सभी लोग, हम सब लोग उसके लिए काम कर रहे हैं। जनता का रुझान कैसा है? यदि चुनाव आज हो जाए तो रुझान क्या होगा जनता के पास? समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, जी निश्चित तौर पे बनेगी, क्योंकि जनता जान चुकी है कि बीजेपी हमेशा झूठे वादे करती है, खोखले वादे करती है, और पिछले 7-8 साल में बीजेपी ने आज तक जनता के लेकर कोई भी नई योजनाएं नहीं दी हैं। तो बीजेपी जनता की इस झूठ, मकार, फरेब को पहचान चुकी है, और निश्चित तौर पे अगर आज चुनाव होता है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे बहुमत के साथ। निघासन विधानसभा में पिछले 9 साल से भाजपा के ही विधानसभा सदस्य चुने गए हैं, तो आप उनके इस 9 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? खासतौर निगासनी की नहीं, पूरे जनपद के ही सदस्य चुने गए हैं। 8 के 8 विधानसभा हैं, इस समय बीजेपी के पास हैं, 2 बार से लगातार बीजेपी के पास है। और अगर आप बात करें पिछले 8 साल के काम की, तो मैं यही कहूँगा कि एक विधायक को जिस तरीके से सरकार में, सत्ता में रहकर अपनी विधानसभा के लिए काम करना चाहिए, वो काम बहुत दूर है।
फैक्ट्री का मैंने अभी आपको एक जिक्र करा, फैक्ट्री की क्षमता बढ़ जानी चाहिए थी, लेकिन पिछले 8 साल में फैक्ट्री को लेकर मरम्मत तक के काम जो हैं वो जिस तेज़ी में या जिस स्तर पे होने चाहिए थे वो भी नहीं हुए। एक हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ा मुद्दा है, काफ़ी समय से चला आ रहा है, पचपेड़ी घाट पुल का। आप 8 साल से सरकार में हैं, आपकी सरकार केंद्र में भी है, आपकी सरकार प्रदेश में भी है, और निगासन के लिए बहुत महत्वपूर्ण पुल है वो। और वो खाली पुल ही नहीं बनेगा, पुल के साथ बंधे भी बनेंगे, और तमाम ऐसे गांव हैं जो बाढ़ की चपेट में आते हैं वो बाढ़ की चपेट से बचेंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण काम पिछले 8 साल में मुझे उम्मीद थी होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। इसके अलावा मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि एक काम बहुत अच्छा करा है सरकार ने, अभी हाल ही में वो काम हुआ है। आपने अभी देखा होगा, एक गांव तिकोनिया के पास पड़ता है चौगुर्जी जी, और वो नदी के बिल्कुल पार करके, नाव से पार करके नदी को जाना पड़ता था उस गांव में, और बिल्कुल नेपाल सीमा से लगा हुआ गांव है। हम लोगों ने भी अपने समय पे वहाँ पे बहुत सारी योजनाएं देने का काम करा है, क्योंकि उस समय हम लोग को मात्र 3 साल का कार्यकाल मिला था, और उस 3 साल में हमने बहुत काम निगासन विधानसभा क्षेत्र के अंदर करे हैं। और चौगुर्जी को भी लेकर हम लोग को बहुत मतलब हमेशा ही वो रहता था कि गांव का कुछ ना कुछ विकास होना चाहिए, क्योंकि वो नदी पार करके और लोगों को बड़ी तकलीफ़ें झेल के वहाँ जाना पड़ता था। बस यही कहना चाहता हूँ कि 7 साल लग गए इस सरकार को चौगुर्जी तक पुल बनाने के लिए, चौगुर्जी तक लाइट देने के लिए, चौगुर्जी तक स्कूल के अंदर बच्चों को सुविधाएं मुहैया कराने के लिए 7 साल लग गए। क्या मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, क्या 7 साल या 8 साल के अंदर एक गांव का विकास अगर हो रहा है, गांव का विकास हुआ, ये बहुत अच्छा हुआ। उस गांव के लिए हम लोग की भी बहुत सक्रियता रहती थी, हम लोग की भी बहुत नज़र रहती थी, लेकिन एक सोचने का प्रश्न है कि 8 साल लग गए सरकार को एक गांव तक विकास पहुंचाने में। जी, युवाओं को राजनीति में आने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं का ही प्रदेश है, युवाओं का देश है। आज अगर देखी जाए तो जनसंख्याओं में युवा बहुत आगे निकल चुके हैं। ये हकीकत है कि बेरोज़गारी बहुत बढ़ चुकी है, क्योंकि सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, अनदेखी कर रखी है युवाओं की। लेकिन हाँ, युवाओं को राजनीति में आना चाहिए जी, क्योंकि राजनीति में आज की तारीख में जो लोग भागा दौड़ कर कर लोगों के साथ खड़े होकर, कदम से कदम चलकर, उनके दुख सुख में बैठकर, चलकर उनका साथ दे सकें, तो निश्चित तौर में युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। चाहे वो प्रधानी का चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत का हो, चाहे बीडीसी हो, चाहे चेयरमैनी हो, चाहे डायरेक्टरी हो, गांव का किसी तरीके का क्षेत्र पंचायत का जो भी चुनाव हो, उसमें युवाओं को अपनी भागीदारी दिखानी चाहिए, सक्रियता दिखानी चाहिए। और आज की तारीख में जो हम लोग देख रहे हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं गाँव के, जो हमारे परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, वो लोग भी युवाओं को आगे पसंद कर रहे हैं राजनीति में। तो लोगों को निश्चित तौर पे युवाओं को आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए राजनीति में, मेरा अपना मानना है। अभी कुछ दिनों पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से छात्रों का एक गाना वायरल हुआ था, देश हमारा कहाँ जा रहा, कहो नरेंद्र मज़ा आ रहा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे और इसमें कितनी सच्चाई है? युवा है जी, अभी आपने बोला कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए जी, ये एक तरीका है युवाओं का राजनीति में आने का, अपने आप को बताने का, अपना एक्सप्रेशन जताने का। ये तो युवाओं का देश है, और युवा इस गाने के माध्यम से, मैंने भी सुना है ये गाना, बहुत अच्छा गाना है। इस गाने के माध्यम से युवा देश की जनता को बता रहे हैं कि ये सरकार कितनी निकम्मी है। युवा अपना गुस्सा जता रहे हैं कि सरकार झूठे वादे कर कर, जो युवाओं को नौकरियों में झांसा देकर, झूठे झूठे वादे कर कर जिस तरीके से ठगने का काम कर रही है, ये गाना बिल्कुल सटीक बैठता है ऐसे धोखेबाजों के ऊपर जो झूठे वादे कर कर खाली वोट लेने का तो काम करते हैं, सरकार बनाने का काम करते हैं, लेकिन जब सरकार में बैठ जाते हैं तो बिल्कुल पीठ दिखाने का काम करते हैं, और युवाओं को बिल्कुल हताशा हो जाती है। चाहे पढ़ाई का क्षेत्र रहा हो, चाहे कहीं भी आप देख लीजिए, तो ये एक गाना बहुत अच्छा गाना है। और यही कहना चाहता हूँ कि युवाओं का अपना गुस्सा दिखाने का ये भी एक अच्छा तरीका है। यदि आप चुनाव लड़ते हैं और जीत करके आते हैं, तो अगले 5 साल में विधानसभा निगासन 138 जो है, इसको कहाँ देखना चाहते हैं? देखिए, जब बाबूजी ने इस विधानसभा को चुना था, ये विधानसभा बहुत पिछड़ी हुई विधानसभा जी,
यहाँ पे रोडें नहीं थी, यहाँ पे स्कूल नहीं थे, बिजली की बहुत ख़राब व्यवस्था थी। आए दिन हमारे किसान भाई खेत में पानी लगाते थे, कोई तार टूट जाता था, तमाम हादसा हो जाते थे, तमाम लोग खेत के अंदर करंट लगने से मृत्यु हो जाती थी। तारों के हालात बहुत बुरे थे। पूरे क्षेत्र की कहूँ तो आपको हालात बहुत बुरे थे। सबसे पिछड़ी हुई विधानसभा निगासन को कहा जाता था। जहाँ तक 2012 की बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये भी बताना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी के रहते हुए समाजवादी पार्टी ने क्या काम करे हैं इस विधानसभा में। रोड बहुत ख़राब थी। डकरवा चौराहे से लेकर निगासन और निगासन से लेकर पलिया, निगासन से लेकर बिलनाया हॉटमिक्स रोड बनाने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ। निगासन में बड़ा बिजली घर, डकरवा चौराहे पे, सिंगाई में, टिकुनिया में बिजली घरों की क्षमता बढ़ाने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार के समय हुआ। 25 पानी की टंकियाँ, क्योंकि निगासन में सबसे बड़ी समस्या पानी भी है, आर्सेनिक पानी है निगासन का, जिससे कई तमाम गंभीर बीमारियां लोगों को और बच्चों को हो रही हैं। उस दरमियान करीब 24-25 पानी की टंकियां लगाने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार के समय हुआ। निगासन को नगर पंचायत, हम लोग उस समय मुख्यमंत्री जी ने आदेश ही नहीं करा था, बाकी सारा काम जो फाइल बनाने का काम है, निगासन रकेटी को जोड़ने का काम है, एक नगर पंचायत की रूपरेखा तैयार करने का काम था, खाली उसमें मुख्यमंत्री जी के साइन रह गए थे। उस पूरी फाइल को मुख्यमंत्री कार्यालय में भेजने का काम हम लोगों ने करा, समाजवादी पार्टी की सरकार के दरमियान हुआ। निगासन में तमाम स्कूल खुले, औरंगाबाद में IT कॉलेज खुला, मॉडल स्कूल खुलवाए। ये सारे काम निगासन को हमेशा अगड़ी पंक्ति में, अगड़ी श्रेणी में ले जाने का काम हम लोगों ने करा। जो कहते थे कि निगासन सबसे पिछड़ी हुई विधानसभा है, मात्र 3 साल के अंदर अंदर हम लोगों ने निगासन को सबसे अगड़ी पंक्ति में लाके खड़ा करा, सबसे अगड़ी विधानसभा में लाके खड़ा करा। और निश्चित तौर पे अगर कभी भविष्य में मौका मिलता है, पार्टी हमें मौका देती है, तो क्षेत्र को रोजगार से लेकर, स्टेडियम से लेकर, मैंने आपको जिक्र करा था, स्टेडियम से लेकर और भी क्षेत्र की जो भी आवश्यकता होगी क्षेत्र को आगे बढ़ाने को लेकर, नौजवानों को आगे बढ़ाने को लेकर, उस पर हम लोग लगातार काम करते रहेंगे। जी, आप दावा कर रहे हैं कि 2027 चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। किसी कारणवश राज्य में सरकार न बने और आपको मौका मिले, आप विधायक चुने जाएं, तो आप क्या करेंगे क्षेत्र के लिए? देखिए, पहली बात तो यही कहूँगा कि इस बार राज्य में भी सरकार बनेगी और क्षेत्र का विधायक भी बनेगा। निश्चित तौर पे लोगों को अखिलेश यादव जी पे भरोसा है, उनके काम पे भरोसा है। और आज भी जब हम गाँवों में भी बैठते हैं, हम शहरों में भी बैठते हैं, तो लोग अखिलेश यादव जी के लिए वो बातें कहते हैं कि नहीं, अखिलेश यादव जी ने 2012 से लेकर 17 तक जो काम करा है वो कभी भी कोई सरकार नहीं कर पाई। जी, विज़न स्ट्रेट फॉरवर्ड है उनका, बहुत विज़न वाले नेता हैं। और निश्चित तौर पे मैं यही कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश अगर उत्तम प्रदेश बनेगा, विकसित प्रदेश बनेगा, आगे बढ़ेगा और प्रदेशों से भी आगे जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी के विज़न के तहत ही जाएगा। जहाँ तक आपने बात करी निगासन की, निश्चित तौर पे अगर मौका मिलता है तो ये 5 साल जो मौका मिलेगा, अभी आपने एक राघव चड्ढा जी की बात करी थी, तो मैं फिर कहूँगा, ये 5 साल जो हम लोग को मौका मिलेगा, हमारे काम को मौका मिलेगा, जो हम काम करेंगे क्षेत्र में उसको मौका मिलेगा, उसका जो रूपरेखा होगी या उसकी जो भी हम लोग काम करेंगे, उसकी जो जनता के बीच में हमारी पैठ होगी, वो हमें 29 नहीं, वो हमें 24 में पता चलेगी। जी, अगर हम पुनः चुन के आते हैं तो इसका मतलब हमने 5 साल काम करा है। अगर हम पुनः नहीं चुन के आते, किसी और को जनता चुनती है, तो इसका मतलब हमने अच्छा काम नहीं करा। जी, तो ये तय जनता करेगी और निश्चित तौर पे अगर मौका मिलता है तो हम उस समय जनता को और क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जनता को पार्टी नेतृत्व पे ध्यान देना चाहिए या अपने विधानसभा क्षेत्र में विधायक प्रतिनिधि जो बनने वाले हैं या चुनना है, उनकी योग्यता पे ध्यान देना चाहिए? आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं आपका सवाल समझा नहीं। मेरी, आप विधायक प्रत्याशी हैं,
तो आपकी योग्यता पे जनता ध्यान दे या पार्टी नेतृत्व पे ध्यान दे केंद्र राज्य में? देखिए, मुझे लगता है कि दोनों ही चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। जी ठीक है, पार्टी के काम बहुत महत्वपूर्ण है, जी पार्टी क्या संदेश भेज रही है क्षेत्र में वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, और क्षेत्र में जो व्यक्ति काम कर रहा है कितने समय से काम कर रहा है, किस लगन से काम कर रहा है। जैसे हाल ही में मैं आपको बताऊं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा हमारे देश के लिए जब कोरोना आया था और सब लोग लॉकडाउन में चले गए थे। जी उस दरमियान जब क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, सत्ता के लोग अपने अपने घरों में बैठे थे, तब समाजवादी पार्टी के लोग बाहर निकले, जी लोगों को खाना बांट रहे थे, लोगों को दवाइयाँ बांट रहे थे, अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को अस्पताल ले जा रहे थे। हम अपने ही निगासन के कार्यकर्ताओं की अपनी बात करते हैं, हमारे कार्यकर्ता हमारे साथ लगातार, हम लोग कोरोना में गांव-गांव जा रहे थे, सैनिटाइजेशन करा रहे थे। यहाँ तक कि उस समय जिला अस्पताल को निगासन और सीएससी रमियाबेड़ को हमने अपने निजी पैसों से 2-2 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लगवाने का काम करा है, जो आज भी निगासन में ऑक्सीजन बनाने का काम कर रहा है और अभी भी आज भी लोगों के लिए सुविधा का काम कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत से समय होते हैं। बाढ़ आई, आपने देखा, निगासन के एक एक कार्यकर्ता ने अपने कंधों पे बीड़ा उठाया समाजवादी पार्टी के, ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ निकाली, क्योंकि ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ या नाव से ही जाना संभव था गांव-गांव में। हम लोगों ने अपने आवास पे यहीं पे खाना तैयार करवाया, लंच पैकेट तैयार कराए, और गांव-गांव हर कार्यकर्ता ने समाजवादी पार्टी के अपने गांव में खाना बनवाने का काम करा, गांव में खाना बांटने का काम करा, और ये सुनिश्चित करने का काम करा कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, कोई भी बच्चा हमारा ऐसे समय में भूखा ना सोए। तो यही समाजवादी पार्टी की ताकत है। जी जब हम लोग लोगों के बीच में खड़े होते हैं, सबसे बड़ी ताकत यही है समाजवादी पार्टी। राजनीति में बढ़ती बयानबाजी पर आपकी क्या राय है? गलत बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, जी गलत बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, और अगर सही को सही कहा जाए तो अच्छा है। राजनीति में विरोध भी उतना ज़रूरी होता है। अगर सत्ता में रहकर अहंकार होकर कुछ लोग गलत कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर उसका विरोध भी होना चाहिए। जी, मेरा एक सवाल एक बार फिर से निघासन विधानसभा 138 के लिए है कि यदि आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आपका मैनिफेस्टो क्या होगा निघासन विधानसभा के लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैनिफेस्टो पार्टी का होता है, क्या आएगी उसको हम लोग, उस पर हम लोग काम करेंगे। पूरे प्रदेश में ही उस पर काम होगा, वो तो पार्टी की तरफ से होगा। निश्चित तौर पे जो हमारा मैनिफेस्टो होगा निघासन को लेकर, तो हमने आपको बताया कि जैसे स्टेडियम का निर्माण कराना है युवाओं के लिए, रोज़गार के अवसर पैदा कराने हैं, खास तौर हमारे जो व्यापारी भाई हैं निघासन के अंदर, कहीं ना कहीं नुकसान होता है उनको, छोटे व्यापारी भी हैं, बड़े व्यापारी भी हैं, तो किसी न किसी तरीके से उनके व्यापार में सुधार कराना है। जैसे अभी हाल ही में हम लोग एक मुद्दा लेके आए थे, डांगा के आगे गुलरिया घाट पड़ता है। हमारी नेपाल के जो सांसद हैं गंगाराम चौधरी जी, उनसे भी मुलाकात हुई थी। नेपाल के जो नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं उनसे भी मुलाकात हुई थी। माननीय सांसद उत्कर्ष वर्मा जी से भी उनकी भेंट कराई गई थी, यहाँ पे मीटिंग भी हुई थी। गुलरिया घाट पे हम लोग लगातार एक पुल का निर्माण की मांग हम लोग कर रहे हैं, जिसमें नेपाल के द्वारा हम लोग को कागज़ भी दिए गए थे कि जो पुल का निर्माण होना है वो नेपाल सरकार के द्वारा होना है और केंद्र सरकार को उस पर एनओसी देनी है। तो माननीय सांसद उत्कर्ष वर्मा जी के द्वारा केंद्र में संबंधित दस्तावेज भेज दिए गए थे। हम लोग खुद ही प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब वो स्वीकृत होंगे। अगर गुलरिया घाट तैयार होता है तो निश्चित तौर पे जो हमारा बिलनाया का व्यापारी है, हमारे सिंगाही का व्यापारी है, हमारे निघासन तक के व्यापारी हैं, उन सबको भी व्यापार में फ़ायदा मिलेगा, वृद्धि होगी, नेपाल के रास्ते खुलेंगे, व्यापार के रास्ते खुलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग के निजी मैनिफेस्टो में ज़रूर है। फैक्ट्री की क्षमता बढ़वाना, जो फैक्ट्री आज की तारीख में इस हालात पे चल रही है कि जब भी फैक्ट्री चालू होती है हर 10-15 दिन बाद वो शट डाउन हो जाती है, 15-15, 10-10 दिनों के लिए।
कहीं कोई ब्रेकडाउन हो जाता है, कभी कोई मशीनरी का पार्ट टूट जाता है। इस चीज़ को सुनिश्चित करना कि केंद्र सरकार या सरकार के द्वारा, प्रदेश सरकार के द्वारा जो भी मेंटेनेंस का पैसा फैक्ट्री को दिया जाएगा, वो पैसा जो है पूर्ण तरीके से फैक्ट्री के अंदर मेंटेनेंस में लगे, जिससे कि जब भी फैक्ट्री सीज़न के टाइम पे चले तो उसमें कोई टूट फूट ना हो और किसान का जो गन्ना है वो आसानी से फैक्ट्री में लिया जा सके। इसी के तहत पचपेड़ी घाट पुल भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, काफ़ी समय से चला आ रहा है और निगासन के लिए प्राथमिकता भी है। कहीं ना कहीं मेरे निजी मैनिफेस्टो में ये भी रहेगा कि निगासन को किसी भी तरीके से टूरिज़्म में भी आगे बढ़ाया जाए। टूरिज़्म का भी बहुत स्कोप है हम लोग के यहाँ। निगासन को बाढ़ से बचाया जाए। तो यही सब प्रमुख समस्याएं हैं जो निगासन की हैं, और मुझे लगता है कि अगर भविष्य में मुझे मौका मिलता है तो मैं इन प्रमुख समस्याओं पे काम जरूर करूँगा। जी, चैनल के माध्यम से निगासन की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? निगासन की सम्मानित जनता के लिए मेरा बस एक संदेश है कि हमारा आपका कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं है। हमारा निगासन की जनता का एक पारिवारिक रिश्ता है जो पिछले 30 सालों से बाबूजी के समय से चलता चला आ रहा है। और ये रिश्ता, ये परिवार और मजबूत हो, आपके बेटे को आपका आशीर्वाद मिलता रहे, ये रिश्ता और मजबूत हो, परिवार और मजबूत हो। तो यही शुभकामनाओं के साथ मैं निगासन की जनता का अभिवादन करना चाहता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपना कीमती समय हमें दिया और अपने विचार साझा किया। आप देख व सुन रहे थे श्री हिमांशु पटेल जी को, जिनसे हमने निगासन की राजनीति, विकास और आने वाले समय की योजनाओं पर खास बातचीत की। बने रहिए ऐसी खबरों के लिए लखीमपुर खीरी दस्तक के साथ। मैं गौरव, धन्यवाद।